Hello, welcome to all of you in my channel. And here we are going to study physics, chemistry, and mathematics. And now our first topic is motion in one dimension. So let's start. सबसे पहले हमें यह समझना है कि मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। अच्छा, मोशन का तो मतलब आप सबको पता ही होगा। वन डायमेंशनल, डायमेंशनल की बात अगर करें तो तीन डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल के बारे में आप लोगों को पहले से ही पता होगा। देयर आर थ्री डायमेंशन एक्स, वाई एंड जेड। थ्री डायमेंशनल, अब यहाँ पर ये एक्स है, ये वाई और ये जेड। हमें किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन में मोशन कराना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान समझिएगा। अब ये एक ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो मोशन है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। इसके बाद अगर मान लीजिए ये वाई में जा रहा है तो इसका मोशन मतलब वाई डायरेक्शन में है, या फिर ये जेड में जा रहा है तो इसका मोशन किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। लेकिन अगर मोशन एक्स में भी है और मोशन वाई में भी है तब वो मोशन इन वन डायमेंशन ना कहला के तब वो कहलाएगा मोशन इन टू डायमेंशन। क्लियर? और अगर तीनों डायमेंशन में आपका मोशन है तो वो कहलाएगा मोशन इन थ्री डायमेंशन। अब सबसे पहले देखो, एक्स समझ में आ रहा है, वाई समझ में आ रहा है। एक्चुअल में जो हमारे पास जेड डायमेंशन होता है वो इस जगह पर होता है, ऐसे बाहर की तरफ। तो जो मोशन हो रहा होता है वो यहाँ पर हो रहा होता है। वैसे 3D के लिए आप लोग ये जो हमारे पास थ्री डायमेंशनल मोशन है ये आप लोग क्लास 12th में 11th में पढ़ेंगे। अभी के लिए सबसे पहले हमें 1D देखना है, जैसा कि आप लोग 9th लेवल पर हैं तो अभी हमें वन डायमेंशन का मोशन देखना है। हाँ, यहाँ पर टू डायमेंशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, वन डायमेंशन में मोशन सिर्फ वन ही डायमेंशन में होगा। कहने का मतलब है या तो वो एक्स में हो रहा होगा, या फिर वाई में हो रहा होगा, या फिर जेड में हो रहा होगा। किसी भी एक ही डायरेक्शन, मतलब जो भी चेंजेस आएंगे या तो वो एक्स में आएगा, या फिर वाई में आएगा, या फिर जेड में आएगा। और टू डायमेंशन में कोई भी दो डायमेंशन हो सकते हैं, जैसे एक्स वाई, वाई जेड, या फिर जेड एक्स। बाय द वे, जब कभी भी मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ते हैं तो वो फाइनली हमें बताने लगता है किसके बारे में, मोशन इन अ प्लेन के बारे में। मोशन इन अ प्लेन का मतलब ये देखो, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, अब कोई पार्टिकल है वो यहां से यहां मूव किया तो देखो इसकी एक्स पोजीशन भी चेंज हुई और इसकी वाई पोजीशन भी चेंज हुई। तो यहाँ पर जो मोशन हो रहा है वो किसमें हो रहा है, टू डायमेंशन में मोशन आपका हो रहा है। ठीक, तो ये कहलाता है आपका मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक, अब अगर हम आगे डिस्कस करें तो सबसे पहली चीज, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये केवल आपकी नॉलेज के लिए था, बेसिक जानकारी, क्योंकि तो आपको पता होना चाहिए 1D 2D और 3D के बारे में। मोशन इन अ प्लेन आप लोग बहुत ब्रीफ में क्लास 11th में पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हमें देखना है मोशन इन वन डायमेंशन में पहली चीज हमें ये देखनी है कि फाइनली हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं मोशन के बारे में करने वाले हैं। अब मोशन का मतलब हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो सारा का सारा जो खेल स्टार्ट हो रहा है वो खेल कहां से स्टार्ट हो रहा है, पोजीशन से। ध्यान से समझिएगा, सारा का सारा खेल जो स्टार्ट हो रहा है वो पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। अब आप लोग खुद भी ऑब्जर्व किए होंगे हमारे पूरे वर्ल्ड में दो ही तरीके के पोजीशन हैं, मैक्सिमम टू टाइप्स ऑफ पोजीशन। या तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे होता है, या तो कोई ऑब्जेक्ट आपका चल रहा होता है। जैसे इस टाइम पर हैं हम तो हम रेस्ट पे हैं, अभी हम मूव करने लगे तो हम मोशन में हो गए। अगर मैं नॉर्मली इस मार्कर की बात करूं तो ये मार्कर रेस्ट पे है अभी, फिर ये चलने लगे तो ये मार्कर मोशन पे हो जाएगा। ये सब बहुत जेन्युइन सी बातें हैं, आप लोगों को पता है। अगर वर्ल्ड के लेवल पे देखें, जैसे हमारे पास प्लेनेट है वो मोशन में है, देखा जाए तो हम लोग भी कहीं ना कहीं मोशन में ही है हमेशा, बट
अभी यहाँ के अर्थ के लेवल पे हम लोग बात करेंगे तो दो पोजीशन है हमारे पास। तो कौन कौन सी दो पोजीशन हो गई? सबसे पहले रेस्ट की पोजीशन, दूसरी पोजीशन है आपकी मोशन। मोशन इसी के बारे में हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहला फैक्टर आया हमारे पास पोजीशन। अब पोजीशन के बिहाफ पर दो तरीके के हमारे पास हो गए कंडीशंस, एक रेस्ट और दूसरा मोशन। अब रेस्ट ये क्या कहलाएगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स इनिशियल पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज ही ना करे तो वो उस टाइम पर जो भी हमारे पास कंडीशन होगी वो किस चीज की होगी? रेस्ट की कंडीशन होगी। दूसरी समझ गए होंगे आप लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स इनिशियल पोजीशन, तो ये कंडीशन आपका क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। ये बात आप लोग एकदम दिमाग में बिठा के रखिएगा। इस चीज को अगर आपको समझ में आ गया है तो इसके बाद अब हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है स्केलर। नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बात करें अगर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की। अच्छा, सबसे पहले स्केलर वेक्टर की बात तो हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 7th 8th में ही फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जिनमें आप क्या करते हैं, चीजों को मेजर करते हैं, या फिर कुछ हमारे पास जो भी फिजिक्स के टर्म्स एंड कंडीशन जो भी क्वांटिटीज हैं उनको कैसे मेजर करना है, उनका क्या नाम है, तो ये सब हमारी पास है क्वांटिटीज। अब इन क्वांटिटीज का अपना एक तरीका है, दो तरीके में कैटेगराइज किया गया है इन क्वांटिटीज को। पहला है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। अब हमें यह समझना है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर चीजों को डिफरेंशिएट करके पढ़ा है, वैसे ही हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो स्केलर क्वांटिटी, अब चलिए अलग अलग लिख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी एक तरफ और एक तरफ लिख लें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो कहलाते हैं स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, वो क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको नोट कर लें। सिंपल आप लोग इस तरीके से नोट करिए ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे। कोई हम लोगों को, देखिए रटिएगा मत, समझे रहेंगे तो हमेशा कर लेंगे, और अगर रटेंगे तो बार बार भूल जाएंगे। हम हमेशा से कहते हैं तो ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ इसमें आपको क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड मिलेगा। नो मोर डायरेक्शन, किसी भी तरीके के डायरेक्शन की बात इसमें नहीं की जाएगी, मतलब डायरेक्शन होगा ही नहीं। क्लियर? तो ये क्या कहलाएगा आपका? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका क्या आएगा? डायरेक्शन भी ऐड रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो स्केलर क्वांटिटी में हम बात कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए स्पीड, स्पीड आपकी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और स्पीड का ही भाई
वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब अब अच्छा यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर स्पीड भी एक तरीके से वेलोसिटी ही तो हुई। नहीं, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क है। वेलोसिटी में क्या आ रहा है? डायरेक्शन। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि वेलोसिटी में किस तरीके से डायरेक्शन इंक्लूड होता है। स्पीड में सिर्फ क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा। अगर इसके आगे हम बात करें तो जैसे हमारे पास है वर्क, प्रेशर, एनर्जी, ये सब भी आपके क्या हैं? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक। अब वेक्टर क्वांटिटी जैसा हमने बताया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स, इसके अलावा एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब आपके क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटी सीधे याद रखना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आएगा। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड आएगा आपका। क्लियर है ये बात सभी को? नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया होगा? ठीक है। अब आइए पहले आपका एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर करें, जैसा कि बच्चों को हमेशा रहता है, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, हाँ डिफरेंस बताया जाएगा। स्पीड और वेलोसिटी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो समझ में आएगा। यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ स्पीड और वेलोसिटी के केस में, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले बार बार कह रहे हैं, रटना नहीं है, समझ कर चलना है। समझे रहोगे तो आगे इजीली कर पाओगे, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, और न्यूमेरिकल्स जो दिया रहता है तो हमें न्यूमेरिकल्स में क्या बोल रहा है ये चीज हमें समझना पड़ता है। रटेंगे तो बस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब तक एग्जाम है आपका तभी तक याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे। और अच्छे से पता है कि फिजिक्स आपको क्लास 12 तक पीछा नहीं छोड़ने वाली है। आगे बीटेक करते हैं, बीएससी करते हैं, जो भी ग्रेजुएशन में करेंगे, हाँ कॉमर्स वालों के लिए थोड़ी सी अलग बात है, बाकी साइंस वाले स्टूडेंट के लिए फिजिक्स जो है पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो आइए देखते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की। हाँ डिफरेंस अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बस एक चीज हमें बताना है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, या चलिए इसको कार बना लेते हैं, इस कार की जो स्पीड है वो कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। कितना मान लिया हमने स्पीड? 40 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 40 से ये कार चल रही है, डजेंट मैटर कि वो आगे चल रही है, वो पीछे चल रही है, या फिर वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, डजेंट मैटर। लेकिन वेलोसिटी के केस में जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो साथ ही साथ इसी पर्टिकुलर कार के लिए हम लोग ये बताएंगे कि यही कार जो है हमारी 40 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, या फिर हम ये कह लें कि किस डायरेक्शन में जा रही है? एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, कुछ भी कह लो, वन डायमेंशन देखना है, एक ही डायरेक्शन में चलाना है, या तो एक्स में चला लो, या वाई में चला लो, जेड में चला लो, मन करे तो किसी में भी चला सकते हैं। तो वेलोसिटी के केस में देखो हमने किसकी बात कर लिया? डायरेक्शन की बात कर ली है। तो ये फर्क है, डायरेक्शन बहुत मैटर कर रहा है यहाँ पर। ठीक, आगे आप लोग अच्छा एक चीज, यूनिफॉर्म आप लोग सर्कुलर मोशन आगे पढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा। अभी अच्छा यूनिफॉर्म के बारे में पता नहीं होगा, चलिए आगे यूनिफॉर्म को भी डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो लगातार ऐसे रोटेट करता रहता है। ठीक, फिर भी यहाँ हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या मिलता है? एक्सीलरेशन मिलता है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन क्यों मिलता है? जनरली देखा जाए तो अगर पत्थर को हम लोग बांध के नचा रहे हैं तो यहाँ पर भी पत्थर की वेलोसिटी मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी 10 की वेलोसिटी है।
इस जगह पर भी और इस जगह पर भी जो वेलोसिटी है आपकी वो 10 मीटर पर सेकेंड की है, लेकिन यहां पर भी हमें एक्सीलरेशन मिल रहा है। सारे फैक्टर डिस्कस किए जाएंगे कि क्या होता है अभी एक्सीलरेशन, पता चलेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि एक्सीलरेशन यहाँ पर आपको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर ये 10 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड नहीं है, ये क्या है, वेलोसिटी है। क्योंकि ध्यान से देखो तो यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट की तरफ, यहाँ डाउन, ये राइट की तरफ। तो इसी वजह से हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये सारे फैक्टर्स क्या हैं। अभी के लिए तो आपको बस इंट्रोड्यूस कर दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको रफ कर रहे हैं, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। एक एक चीज को, एक एक बात को ध्यान से समझते रहिएगा। कुछ भी आपको वीडियो में कंफ्यूजन लगे या कुछ ना समझ में आए, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट क्लियर कर दीजिए। हो सकता है माइट भी कुछ छूट जाए, तो आप लोग हमसे कमेंट के माध्यम से आप हम लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चों के पास मेरा फ़ोन नंबर भी है, वो लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक छूट गया, आप इसको फिर से बता दीजिए, या जो भी रहेगा आप हमसे बताइएगा, हम उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। आगे डिस्कस करें तो अभी हम लोग फाइनली डिस्कस कर रहे थे अपने पोजीशन के बारे में। अब इस पोजीशन में ही हम लोगों ने देखा था कि एक हमारे पास था रेस्ट और दूसरा हमारे पास था मोशन। तो रेस्ट में देख लिया कि व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स इनिशियल पोजीशन इज नोन एज रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स इनिशियल पोजीशन देन इट इज नोन एज मोशन। ठीक, अब रेस्ट और मोशन का केस स्टार्ट करने से पहले हमें चॉइस ऑफ ओरिजिन को समझना बहुत जरूरी है। चॉइस ऑफ ओरिजिन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाएगा, रेफरेंस पॉइंट भी बोला जाएगा। अब रेफरेंस पॉइंट या चॉइस ऑफ ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि आप लोग रीडिंग किस जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। रीडिंग किस जगह से स्टार्ट करने का मतलब हुआ कि किस जगह से आप लोग अपनी कैलकुलेशन को शुरू करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये हमारी पोजीशन है, हम लोग एक्स डायरेक्शन में मोशन अपना कर रहे हैं, ठीक है। मोशन इन वन डायमेंशन है, याद रखना दिमाग में, एक ही डायरेक्शन में मोशन करेंगे, दूसरा डायरेक्शन नहीं पकड़ेंगे। एक्स में कर रहे हैं तो एक्स में ही करेंगे, वाई में कर रहे हैं तो वाई में, और जेड में कर रहे हैं तो जेड में ही करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो 0 1 2 3 4 5, चलिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, 0 पर है, 0 पोजीशन, वो 0 से लेके मान लीजिए 5 तक आया, ठीक। या हम ऐसा मान लेते हैं, चलो ये ए था, कोई लड़का था ए से लेकर यहाँ से 0 से लेकर कहाँ पे आ गया, 5 पे आ गया। तो वो देखिए यहाँ से वो कितनी यूनिट चला, 1 2 3 4 5। तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 यूनिट, राइट। वहीं एक कोई लड़का है मान लो बी, उसने 2 से चलना स्टार्ट किया, 5 तक गया, ठीक। तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जल्दी से बताइए। देखो 1 2 3, या फिर ये भी कह सकते हो यार 5 है, 5 में से 2 माइनस कर दो, आ जाएगा अपने आप, ठीक है। यहाँ से काउंट भी कर सकते हो। तो बी ने कितना कवर किया डिस्टेंस, 3 यूनिट। अब यहीं से बात स्टार्ट होती है चॉइस ऑफ ओरिजिन की। बी के लिए जो रीडिंग कर रहे हैं हम लोग, वो कहाँ से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, और ए के लिए कहाँ से कर रहे हैं, 0 से कर रहे हैं। तो जिस जगह से हमारे पास मोशन स्टार्ट हो, मतलब ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन को जिस पर्टिकुलर पॉइंट से चेंज करना स्टार्ट करे, या इनिशियल पोजीशन को हम लोग जिस जगह पर मानते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। जैसे बी के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, 2 हो गया, ए के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। तो ये कहलाता है हमारा रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम लोग चॉइस ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं। क्लियर, चॉइस ऑफ ओरिजिन क्लियर होना जरूरी है, ठीक, क्योंकि कहीं से भी मोशन आपका स्टार्ट हो सकता है, इनिशियल से फाइनल। अभी आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से पोजीशन से, जैसे मान लो ए की बात कर रहे हैं। अब ये देखो
ये जो 0 पोजीशन है ये क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन है, 5 क्या है, इसकी फाइनल पोजीशन है, जबकि बी के लिए 2 क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन है और 5 क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो ओरिजिन बी ने भैया यहाँ से चलना शुरू किया, ए ने यहाँ चलना शुरू किया, बी की चॉइस ये थी, ए की चॉइस ये थी। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं चॉइस ऑफ ओरिजिन, या फिर इसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। रेफरेंस का मतलब है जिस चीज को आप बेस मान के रीडिंग कर रहे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अभी अभी आपने एक चीज देखी, स्पीड और वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी का तो खेल अभी हम लोग आगे और समझेंगे, लेकिन स्पीड वेलोसिटी का खेल समझने से पहले हमें समझना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ध्यान से देखना, यहीं से तुम्हारा इस चैप्टर की जो शुरुआत हो रही है वो यहीं से होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ही आपके इस चैप्टर की शुरुआत होगी। एक एक चीज को ध्यान से देखना और जो ना समझ में आए उस पे मुझे जो है कमेंट करके बता देना अभी के लिए। तो अब हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या खेल है इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का अगर खेल नहीं समझ में आएगा तो मोशन का चैप्टर कभी जिंदगी में नहीं समझ में आएगा, और मोशन का चैप्टर अगर नहीं समझ में आया तो लॉज ऑफ मोशन बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला। मतलब 9th गया, फिर उसके बाद 10th भी गया, क्योंकि अगर मोशन नहीं समझ में आया तो आगे आप लोग फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। तो 9th गया, 10th गया, और 10th के बाद 10th में नहीं समझ में आया तो फिर 11th का तो पूरी पूरी यूनिट दी गई है, कम से कम 6 से 7 चैप्टर 8 चैप्टर आपके पास सिर्फ मोशन से रिलेटेड हैं। वहां पर तो 2D और 3D भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए सबसे पहले यहीं से आपका इस चैप्टर की शुरुआत हम कह सकते हैं कि असली जो शुरुआत हो रही है वो यहीं से हो रही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। ठीक, अब सबसे पहले इसकी हम एक बहुत ही बेसिक सी डिफिनीशन लिखेंगे जिसको आपको दिमाग में बैठा के रखना है। एक चीज और, डिफिनीशन लिख रहे हैं लेकिन आपको समझना है डिफिनीशन को, रटना नहीं है। हाँ रट लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर भूल जाओगे कल को तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए आपको इसको समझना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करें, देखिए क्या लिखा हुआ है, द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जो भी पाथ कवर करेगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट में मैं किसकी बात करने वाला हूं, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। आइए समझते हैं इसको कैसे, ध्यान से समझना। मान लो मान लो ये कोई लड़का है, ठीक है, आप ही के क्लास का लड़का है। अब ये जो है स्कूल से इसको जाना है घर, तो स्कूल मतलब एस, घर मतलब एच। ठीक, स्कूल से जाना है घर। अब देखो इसके पास एक रास्ता ये हो गया स्कूल से घर जाने का, ठीक है, दूसरा रास्ता ये हो गया, ठीक है, तीसरा रास्ता मान लेते हैं कुछ इस तरीके का है, घर गया आपने। ठीक, चलो चौथा एक
फोर्थ हम लोग रूट बना लेते हैं एक और, इस तरीके से आराम से घूमते हुए ये जो है अपने घर गया। ध्यान समझिएगा, इस पर्टिकुलर लड़के को स्कूल से घर जाने के लिए 4 रास्ते हैं इसके पास। ये है पहला रास्ता, ये है दूसरा रास्ता, ये है तीसरा रास्ता और ये है। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट वाला पाथ है, ठीक है, इसकी जो इनिशियल पोजीशन से भाई स्कूल से घर जा रहा है, मतलब इनिशियल पोजीशन क्या, स्कूल की पहली पोजीशन क्या थी, स्कूल थी। फाइनल पोजीशन क्या है, घर है। स्कूल से घर जाना है उसको, ये जो पहला वाला रास्ता है इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग 5 किलोमीटर, ठीक। इस वाले रास्ते की मान लेते हैं 7 किलोमीटर, इस वाले रास्ते की मान लेते हैं 15 किलोमीटर और इस वाले फोर्थ रास्ते की हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं, कितना मान लें, चलो 20 मान लेते हैं। अब ये लड़का जो है, अगर चलो थर्ड रास्ते से मान लेते हैं, ये आराम से थर्ड रास्ते से अपने घर गया, स्कूल से कहाँ गया, घर गया। तो देखो थर्ड रास्ता यही है, ये वाला पाथ इसने कवर किया और फिर अपने घर पहुंच गया। इसका मतलब है इसने टोटल कितना पाथ कवर किया, 15 किलोमीटर का। कितना पाथ कवर किया, 15 किलोमीटर। चलो नेक्स्ट डे इसने फोर्थ वाला रास्ता लिया। कौन सा रास्ता लिया, ये फोर्थ वाला, और ये वाला रास्ता कितना है, 20 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसने थर्ड वाला रास्ता लिया था तो उसने 15 किलोमीटर का पाथ कवर किया। इसका मतलब उस टाइम पर ये क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। जब उसने फोर्थ वाला रास्ता लिया तब उसने कितना कवर किया, 20 किलोमीटर का पाथ कवर किया। इसका मतलब है ये क्या हो गया, 20 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो गया। क्लियर। अब देखो मान लो 2 वाला ले तो 7 किलोमीटर इसका डिस्टेंस, 1 वाला लेगा तो 5 किलोमीटर इसका डिस्टेंस। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, अगर मैं ये कहूं कि स्कूल से घर ही जाना है, जाना है स्कूल से हमें घर, लेकिन स्कूल से घर जाने का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है या जो सबसे छोटा रास्ता है वो कौन सा है, ये 1 वाला है, ठीक। अब ध्यान से देखो डिफिनीशन में क्या लिखा था, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के लिए जो सबसे छोटा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस पर्टिकुलर बच्चे के लिए पूछूं कि इस बच्चे ने कितना, मान लो ये बच्चा था, ठीक है, ये जो है इस वाले पाथ को 3 वाले पाथ को कवर करते हुए गया, तो मैं आपसे पूछूं बताओ कितना है इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या बताओगे, 15 किलोमीटर। बट मैं कहूं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वो कितना रहेगा, 5 किलोमीटर। क्लियर हुआ। अब ऐसा मानो कि इसने ये चौथा वाला रास्ता लिया, किसी दिन ये वाला रास्ता ले लिया, तब मैं उस दिन के लिए पूछूं कि भैया अब बताओ कि जब उसने फोर्थ रास्ता लिया तब डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप डिस्टेंस कितना कहेंगे, 20 किलो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी 5। अब वो पूरा संसार घूम के घर जाए अपने, डिस्टेंस उसका बढ़ सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या रहेगा, यहाँ पर फिक्स रहेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट के केस में हमें ध्यान क्या रखना है, एक इनिशियल पोजीशन और दूसरा फाइनल पोजीशन। जबकि डिस्टेंस के केस में हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, पाथ कवर्ड। क्या ध्यान रखना है हमें डिस्टेंस के केस में, केवल पाथ कवर्ड, ठीक। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए अब यहीं से हम लोग इसके यूनिट की भी बात करते हैं कि इसकी यूनिट होती क्या है। समझ रहे हो, यूनिट में क्या लिखा है, 15 किलोमीटर। जनरली इसकी जो स्टैंडर्ड या फिर हम लोग एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो चाहे डिस्टेंस हो और चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, समझ जाना।
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। क्लियर। अब ये मीटर, इसी को आप बढ़ा लो, बड़ी यूनिट चाह रहे हो किलोमीटर कर लो। क्लियर। चाहो तो और कम भी कर सकते हो भाई, पार्टिकल लेवल पे बात करेंगे तो मिलीमीटर में चले जाएंगे। ठीक है, तो जिस लेवल पे बात करेंगे उस तो खैर आप लोग एसआई यूनिट याद रखिएगा कि डिस्टेंस की भी एसआई यूनिट मीटर होती है और डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर ही होती है। ये पूरी चीज आप लोग नोट कर लीजिए। ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना, साथ ही साथ ये वाली बात कि डिस्प्लेसमेंट के केस में किसको ध्यान देना है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को, जबकि डिस्टेंस के केस में किसको ध्यान देंगे, पाथ कवर्ड को हम लोग ध्यान देंगे। चलें आगे बढ़े। ठीक, नोट कर लीजिए सभी लोग।